तो ध्यान देना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, राइट। सो अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किया हुआ था। उसमें फ्रॉम रिडक्शन मेथड इन विच फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, सेकेंड वन इज फ्रॉम ऑक्साइन, आप ऑक्साइन से अमाइन कैसे प्रिपेयर करेंगे? हाउ विल यू प्रिपेयर अमाइन फ्रॉम ऑक्साइन? करना क्या है स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले ऑक्साइन का फॉर्मूला क्या होता है और ऑक्साइन बनते कहां से हैं? एल्डिहाइड ले लिया, इस एल्डिहाइड को अगर आपने NH2OH के साथ रिएक्ट करा दिया, बाय हीटिंग H2O निकल जाता है। यहां पे जो ऑक्साइन मिलेगा वो एल्डिहाइड से मिलने वाला ऑक्साइन क्या होगा? एल्डो ऑक्साइन। क्या बोलेंगे इसको? एल्डो ऑक्साइन, राइट। अब इसी एल्डो ऑक्साइन को अगर हम रिड्यूस कर दें, रिडक्शन प्रोसेस है ये, रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब रिडक्शन होगा, रिडक्शन में हम क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सप्लाई, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा और एक यहां पे, वाटर निकल गया, ये क्या बना? इमाइन। डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेंगे, एक एक हाइड्रोजन यहां पे दे देंगे। अब क्या मिल जाएगा आपको? RCH2NH2 विच आर नोन एज अमाइन। बाई प्रोडक्ट वाटर, प्रोडक्ट क्या मिला आपको? अमाइन। ऑक्साइन से कौन सा अमाइन प्रिपेयर होगा? 1 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन प्रिपेयर होगा? 1 डिग्री अमाइन। अगर यहीं पे एल्डिहाइड की जगह पे, ये एल्डिहाइड था, कीटोन ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? कीटोन। एल्डिहाइड की जगह पे अगर हम कीटोन ले लें, इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करा दें बाय हीटिंग, H2O निकल जाएगा, H2O यहां से निकलेगा, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा उस ऑक्साइन को क्या बोलेंगे हम? कीटो ऑक्साइन। क्या बोलेंगे? कीटो ऑक्साइन। कीटो ऑक्साइन मिला हुआ है, इस कीटो ऑक्साइन को भी अगर मैं रिड्यूस करा दूं बाय रिडक्शन, सेम प्रोसेस। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड को भी तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक इधर। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? RCH2NH2। ये भी कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री। प्लस क्या मिलेगा? H2O। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पे स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले सकते हैं? ये रिडक्शन प्रोसेस है, राइट। यहां रिडक्शन हमने यूज किया हुआ है, तो रिडक्शन में रिएजेंट यूज किए जाएंगे। क्या यूज किए जाएंगे? रिएजेंट। विच रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज इन अ ऑक्साइन? तो आप क्या क्या ले सकते हैं? हम यहां पे सोडियम इथेनॉल ले सकते हैं, राइट। हम यहां पे LiAlH4 ले सकते हैं, इन रिड्यूसिंग एजेंट को हम ले सकते हैं। रेने निकल को ले सकते हैं, प्लेटिनम को ले सकते हैं, पैलेडियम को ले सकते हैं। ऑल दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट which are used for oxime and oxime converted into amine। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में। तो ये जो मेथड है, ये प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम ऑक्साइन बाय रिडक्शन प्रोसेस। जब कोई ऑक्साइन एल्डिहाइड से मिलेगा तो उसको बोलेंगे एल्डो ऑक्साइन। जब कोई ऑक्साइन कीटोन से मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कीटो ऑक्साइन। समझ में आ रहा है आपको? आइदर एल्डो ऑक्साइन हो या कीटो ऑक्साइन, दोनों कौन सा अमाइन देंगे? 1 डिग्री अमाइन। क्या देंगे? 1 डिग्री अमाइन। यहां तक कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये समझ में आ रहा है?
मेरे से ज्यादा आवाज तो इसका ही था। नाउ कुछ एग्जांपल ले लें स्टूडेंट। CH3CH डबल बॉन्ड NOH रिड्यूस करा दूं अगर मैं LiAlH4 H3O प्लस। अब ये जो ऑक्साइम है, कौन सा ऑक्साइम है? ये एसिटल ऑक्साइम है। क्या है? एसिटल। क्यों? एसिटल्डिहाइड से बना है। किससे बना है? एसिटल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? अब कौन सा अमाइन मिलेगा आप बताएंगे? कौन सा अमाइन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा? पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? CH3 CH2 NH2 इथेन अमाइन। अगर यहीं पे हम इस तरह से बेंजल ऑक्साइम ले लें, डबल बॉन्ड NOH, ये कैसे मिलेगा? जब बेंजल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे। समझ में आ रहा है? अब इसी को रिड्यूस करा दे हम LiAlH4 के साथ H3O प्लस, क्या मिलेगा स्टूडेंट? बेंजाइल अमाइन। विच अमाइन? बेंजाइल अमाइन। एंड व्हाट इज द बेंजाइल अमाइन? बेंजीन containing with CH2 group are known as बेंजाइल। और वहां पे NH2 है तो वो बेंजाइल अमाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेंजाइल अमाइन मिला। अगर मैं यहाँ पे एसिटल की जगह एसिटो ऑक्साइम ले लूं, एसिटो ऑक्साइम क्या होता है पता है? डबल बॉन्ड NOH। द नेम ऑफ ऑक्साइम इज एसिटो ऑक्साइम। एसिटो ऑक्साइम। इसको जब भी हम रिड्यूस कराएंगे क्या मिलेगा बोलो जरा? आइसोप्रोपाइल अमाइन। देखिए जरा स्ट्रक्चर, प्रोसीजर सेम ही होने वाला है। CH3 CH CH3 और यहां क्या आ जाएंगे? NH2। दिस वन इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो ये एक टेक्निक है फ्रॉम ऑक्साइम का। ये सेकेंड है ना, पहले हमने साइनाइड लिया था, तो ये दूसरा हो गया रिडक्शन का दूसरा। तीसरा, अच्छा साइनाइड में आइसोसाइनाइड बताया था। फ्रॉम आइसोसाइनाइड, प्रोसेस वही है, कौन सा? रिडक्शन। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन। अब आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होता है? एनसी ग्रुप। जब RNC ले लेंगे, अब RNC का स्ट्रक्चर कैसा होता है? N का यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है। जब इसको रिड्यूस कराया जाएगा किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लें, अगर यहाँ पे रहने निकल अगर मैं ले लूं या प्लेटिनम पैलेडियम ले लूं तो क्या होगा? सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट के ये यहाँ लोन पेयर बना लेगा, तो ये इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, एक एक हाइड्रोजन आएगा। इधर 2 हाइड्रोजन आ गए बॉन्ड टूटने पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर बना लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RNHCH3। ये कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। अब ये जो 2 डिग्री अमाइन है ये 2 डिग्री मिथाइलेटेड अमाइन है। राइट साइड में हमेशा एक ही ग्रुप होगा, वो होगा CH3। समझ में आ रहा है? तो अगर 2 डिग्री अमाइन हमें प्रिपेयर करना है, उसमें मिथाइल ग्रुप चाहिए, तो हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। यहाँ 2 डिग्री मिथाइलेटेड अमाइन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 डिग्री मिथाइलेटेड अमाइन। समझ में आ रहा है आपको? अब इसी रिएक्शंस को अगर हम CH3NC ले लूं, मैं इसको रिड्यूस करा दूं, आंसर आ जाएगा आपको, डाइमिथाइल अमाइन हो जाएगा। CH3CH2NC ले लूं, इस बार मैं रिएजेंट LiAlH4 ले रहा हूं H3O प्लस, तो भी ये रिड्यूस होके क्या बनाएगा? CH3CH2 NC ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होगा NHCH3 में। क्या मिला? इथाइल मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल अमाइन।
अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे ऐसे फिनाइल ग्रुप ले लूं, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको रिड्यूस कर दें तो क्या मिलेगा? मिथाइल फिनाइल अमाइन, या फिर हम क्या बोलेंगे? एन मिथाइल एनिलीन। नहीं समझा? स्ट्रक्चर देखिए जरा, एनसी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH CH3। इसका नेम अगर मैंने एन मिथाइल लिख दिया तो बचा ये ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन। द फोर्थ रिएजेंट, फोर्थ वन इज फ्रॉम अमाइड। फ्रॉम अमाइड, अमाइड से हमें अमाइन मिलेगा। अमाइड से हमें क्या मिलेगा? अमाइन। समझ में आ रहा है? कैसे? ध्यान देंगे। RC डबल बॉन्ड ONH2, जब इसको रिड्यूस कराएंगे LiAlH4 H3O+, अमाइड एक इकलौता एसिड का डेरिवेटिव है। अमाइड एक इकलौता एसिड का डेरिवेटिव है जो रिड्यूस होके C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? CH2 में, और क्या मिल जाता है? अमाइन प्लस H2O। यहां क्या मिला? ये अमाइन मिल गया। क्या मिल गया हमें? अमाइन। तो RC डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू RCH2NH2, अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है ये। अब ये रिएक्शन को ध्यान देंगे कि अमाइड इज अ ओनली एसिड डेरिवेटिव, अमाइड इज अ ओनली एसिड डेरिवेटिव विच फॉर्म अमाइन बाय रिडक्शन, विच फॉर्म अमाइन बाय रिडक्शन। अदर एसिड डेरिवेटिव फॉर्म अल्कोहल बाय रिडक्शन प्रोसेस। अल्कोहल के प्रिपरेशन में मैंने रिडक्शन पढ़ाया था, याद है? LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे एसिड हैलाइड ले लो, एस्टर ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कोहल में। समझ में आ रहा है? बट अमाइड को अगर हम रिड्यूस करा रहे हैं तो अमाइड भी तो एसिड का डेरिवेटिव है, बट वो किस में जा रहा है? अमाइन में। सो अमाइड इज द ओनली एसिड डेरिवेटिव विच फॉर्म अमाइन बाय रिडक्शन एंड अदर एसिड डेरिवेटिव फॉर्म अल्कोहल बाय रिडक्शन प्रोसेस। ये स्टेटमेंट याद रहेगा, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। मैं लिख भी देता हूं, amide is only acid derivative which form alcohol, which form amine by reduction. Other acid derivative form alcohol by reduction process. ये ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? अमाइड इज ओनली एसिड डेरिवेटिव विच फॉर्म अमाइन बाय रिडक्शन, अदर एसिड डेरिवेटिव फॉर्म अल्कोहल बाय रिडक्शन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो अब अगर मैं अमाइड को रिड्यूस करा दूं तो हमें क्या मिलेगा? अमाइन। यहां पे एग्जांपल की बात करें, अगर CH3C डबल बॉन्ड ONH2 ले लिया, इस कंपाउंड का नेम क्या है? कॉमन नेम एसिटामाइड, IUPAC नेम इथेन अमाइड। क्या हो जाएगा? इथेन अमाइड। अब यहां पे अगर आप LiAlH4 H3O+ कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3CH2NH2, बस क्या बनेगा? H2O। बेंजामाइड ले लें अगर आप, उसको रिड्यूस करा दें तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिल जाएगा? एनिलीन, बेंजाइल अमाइन। क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अमाइन। हमेशा ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट करना है? CH2 में। ये ध्यान में रखेंगे।
ये समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अनदर कोई ग्रुप ले लूं मैं? अच्छा, यहाँ ऐसा NaCH3 भी ले सकते हैं, अमाइड का डेरिवेटिव 2 डिग्री अमाइड। अब इसको रिड्यूस कराएं तो क्या मिलेगा? ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्ट होगा, बाकी एज इट इज। और ये किस में जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन NH और यहाँ पे ये CH। इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। ये कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन, बट ये अमाइड क्या था? 2 डिग्री। तो ये ध्यान में रखेंगे। साइक्लिक रिंग ले लिया अगर हमने अमाइड में, C डबल बॉन्ड O NaCH3 या कुछ भी, या NH2 ही ले लें, रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2। टेक्निक यहां पे भी सेम ही है, बॉन्ड लाइन में लिखेंगे तो इस तरह से। ये समझा? द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा? अमाइन में। किसमें कन्वर्ट होगा? अमाइन में। ध्यान देंगे, RNO2, RNO2 को अगर मैं रिड्यूस कर दूं 6 हाइड्रोजन लेके बाई यूजिंग एनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो नाइट्रो ग्रुप किसमें चला जाएगा? RNH2 में, और 2 ऑक्सीजन है तो क्या मिल जाएंगे? 2H2O। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट लिया जा सकता है? बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ, बट NO2 को अगर मुझे NH2 में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे? विच रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज? समझ में आ रहा है? NO2 के लिए वन ऑफ द मोर पॉपुलर SNN कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे। क्या लेंगे? SNN कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बट इसको रिप्लेस किया जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, दिस ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय Fe कॉन्सेंट्रेटेड HCl। Fe कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर आपको MCQ में ये पूछा जाए कि विच वन इज अ मोर सुटेबल और FeHCl दिया है तो दैट वन इज अ मोर सुटेबल, ये NCERT में दिया हुआ है, ध्यान देंगे। Fe concentrated HCl are more suitable for preparation of amine, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। समझ में आ रहा है? नाइट्रो से अगर हमें अमाइन बनाना है तो ये ज्यादा सुटेबल है, इससे भी ज्यादा, राइट? ये NCERT में है, पॉइंट मेंशन है, तो ध्यान देंगे आप। NCERT में ऐसा रिएक्शन में हर जगह पे ये ना यूज करके इसको लिया हुआ है, पर ये पॉइंट मेंशन है कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मोर सुटेबल क्या होगा? जब SN को रिप्लेस कर दिया जाएगा Fe से। समझ में आ रहा है आपको? ना, ये एक हो गया। और क्या ले सकते हैं हम? रेने निकल भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? PDC, पैलेडियम चारकोल इन अल्कोहल इन इथेनॉल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PDC इन इथेनॉल। समझ में आ रहा है? पैलेडियम चारकोल, PDC, PT, पैलेडियम इन इथेनॉल, ये सब ले सकते हैं हम। और क्या रिड्यूसिंग एजेंट लिया जा सकता है? RNO2 को तो हमारा LiLH4 भी रिड्यूस कर देगा। समझ में आ रहा है? LiLH4 भी ले लेंगे हम, पर इसके थोड़े कंडीशन है जो हम डिस्कस करेंगे। और भी रिएजेंट है जो कन्वर्ट करेंगे इसको। हाँ, ये इतने ग्रुप हैं जो इसको RNO2 को NH2 में कन्वर्ट करेंगे। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं। अब यहां पे अगर मैं मीडियम न्यूट्रल ले लूं, NH4Cl, समझ में आ रहा है? जिंक के साथ, जिंक मेटल को अगर मैं NH4Cl के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये NO2 ग्रुप पार्शियल रिड्यूस होगा। यहां पे मैंने वो रिएजेंट को लिखा हुआ जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, और ये सारे कंपाउंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट NO2 ही है। ये ध्यान में रखेंगे, जितने भी हमने पढ़े हुए उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट NO2 है। इनके सारे रिएजेंट को हमें अच्छे से समझना है। अब यहां पे अगर मैं RNO2 लेता हूं, इसको रिड्यूस कर दूं मैं 4 हाइड्रोजन लेके, और यहां पे जिंक एंड NH4Cl ले लूं मैं। क्या लिया मैंने? जिंक और NH4Cl। रिएजेंट पे ध्यान देंगे,
तो ये नाइट्रो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा RNH OH प्लस H2O। ये क्या मिला है आपको प्रोडक्ट? हाइड्रोक्सिल अमाइन। NaOH है ना, OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप और NH यहां पे अमाइन, तो यहां पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? तो यहां ये जो जिंक NH4Cl है, ये क्या बिहेव कर रहा है? इट एक्ट एज अ पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट होता तो क्या करता? नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करता, पर यहां पे क्या कर रहा है? एक ऑक्सीजन को लेके गया और वहां पे NHOH बना दिया, राइट? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये जिंक एंड NH4Cl ये क्या बिहेव कर रहा है? एक्ट एज अ पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये ध्यान में रखेंगे। अब जरा हम एलिफैटिक के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे NO2 है, अगर हम 6 हाइड्रोजन ले लें, एरो पे SNN कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखेंगे तो NO2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2। समझ में आ रहा है? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और 2 ऑक्सीजन H2O में चला जाएगा। SN और HCl जो एरो पे लिखा गया है उसका रोल क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। SN को जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो ये SN, अगर यहाँ पे SN जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये जाएगा SnCl2 में, राइट? कितना मोल लेना पड़ेगा? 2 मोल। और क्या दे देगा ये? 2 नेसेंट हाइड्रोजन। बट आपको कितना चाहिए यहाँ पे? 6। तो क्या कर देंगे? इसी पूरे रिएक्शंस को मल्टीप्लाई बाय 3। गेटिंग माय पॉइंट? एक तो ये हो गया। अच्छा, इसी में ना थोड़ा दूसरा चेंजेस क्या दिया रहेगा? एरो पे आपको SnCl2 दिया रहेगा और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तब क्या होगा? ये SnCl2 अभी यहां पे +2 में है, अब ये चला जाएगा SnCl4 में और क्या मिलेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? सेम है, SnHCl भी दिया जा सकता है, SnCl2HCl भी दिया रहेगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो इससे भी हमें क्या मिला है? नेसेंट हाइड्रोजन विच आर यूज फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड एंड कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NH2 में। तो यहाँ पे ये नेसेंट हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इस नेसेंट हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? रिडक्शन करा रहे हैं नाइट्रो से NH2 में। और यहां पे अगर SN की जगह पे हम Fe ले लें, क्या ले लें? FeHCl, तो ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। साइक्लिक रिंग में ले लूं मैं नाइट्रो ग्रुप, SNN कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये क्या बन जाएगा? NH2। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहीं पे ध्यान देंगे। अगर मैं कुछ ऐसा 2 नाइट्रोब्यूटेन ले लूं, इसको रिड्यूस कराना चाहूं, SNN कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्यूटेन टू अमाइन में। रिएजेंट ध्यान देंगे। अच्छा, इसी एलिफैटिक को आप यहाँ पे जितने भी रिएजेंट लिए हैं हमने सबको यूज कर सकते हैं एलिफैटिक के लिए। एलिफैटिक के लिए आंसर सेम होगा, एलिफैटिक में सेम होंगे। एरोमेटिक जैसे आएगा कंडीशन चेंज, हर एरोमेटिक के लिए रिएक्शन अलग हो जाता है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं इस तरह से, अगर नाइट्रो ग्रुप लिया है तो अगर मुझे PDC लेना है, 6 हाइड्रोजन लेके मैं PDC इथेनॉल ले लूं तो भी आंसर आप लिख सकते हैं, सेम होगा। यहां पे भी NO2 ले लिया, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड H3O+, ये क्या बना लेगा? ये NH2। और इधर भी आपको क्या मिलेंगे? NH2। समझ में आ रहा है आपको? ये आंसर समझ में आ रहा है कि एलिफैटिक को मेरा LiLH4, PDC, रेने निकल, SN कॉन्सेंट्रेटेड HCl, Fe कॉन्सेंट्रेटेड HCl,
all these reagent converted into NH2, राइट। NO2 को क्या करेगा, ये NH2 में कन्वर्ट कर देगा। बट ये एलिफैटिक की बात हो रही है अभी, जितने भी एग्जांपल लिखे यहाँ पे सारे एलिफैटिक है। ये समझ में आ रहा है आपको? इतना नोट डाउन कर लेंगे। नाउ नाइट्रो ग्रुप अगर ले लिया मैंने, नाइट्रोबेंजीन, समझ में आ रहा है? अब एरोमेटिक के सारे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। नाइट्रोबेंजीन अगर ले लिया जाए, इसको मैं रिड्यूस कर दूं SnHCl के साथ SnN कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलीन में। प्लस 2 मोल ऑफ, इवन इसी नाइट्रो को अगर हम रिड्यूस करा दें PDC पैलेडियम चारकोल इन इथेनॉल, रहने निकल भी ले लेंगे तो भी ये एनिलीन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एनिलीन, राइट। बट इसी नाइट्रोबेंजीन को अगर आप रिड्यूस करें जिंक NH4OH ZnNaOH सॉरी NH4Cl, और मैं यहीं पे ZnNaOH ले लूं, समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या मिल जाएगा? नहीं, ये थोड़ा अलग प्रोडक्ट देगा, मैं इसकी बात करूं तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा जिंक NH4Cl, प्रोडक्ट फॉर्म होगा NaOH, हाइड्रोक्सिल एनिलीन। समझ में आ रहा है आपको? नाइट्रो ग्रुप ले लिया जाए, इसको रिड्यूस करा दें जिंक एंड NaOH, समझ में आ रहा है? जिंक एंड NaOH ये बना लेगा यहाँ पे H इस तरह से, हाइड्रा अजोबेंजीन, हाइड्रा अजोबेंजीन। अजोबेंजीन हाइड्रा क्यों लिखा? दो डबल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन आ गया, ये डाइमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइमराइज, प्लस वाटर निकल जाएगा। जिंक इन अल्कोहल NaOH ये ले लेंगे बाय हीटिंग, ये क्या बना लेगा? N डबल बॉन्ड N, इसको बोलेंगे अजोबेंजीन। क्या बोलेंगे? अजोबेंजीन। ये सब स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ध्यान में रखें। इसी नाइट्रोबेंजीन को अगर हम Na3ASO3 NaOH ले लें या ग्लूकोज NaOH ले लें, N ऑक्साइड अजोबेंजीन, ये पूरा अजोबेंजीन है,
यहाँ पे क्या आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन आया, तो इसको क्या बोलेंगे, एन ऑक्साइड अजो बेंजीन। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर यहीं पे हम नाइट्रोबेंजीन को LiAlH4 के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या मिलेगा, अजोबेंजीन। क्या मिलेगा, अजोबेंजीन। ये डाइमराइज हो जाते हैं। इसी नाइट्रोबेंजीन को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, यहां मीडियम वीक एसिडिक मीडियम ले लें, वीक एसिडिक मीडियम, तो वीक एसिडिक मीडियम में ये क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या मिलेगा, एनिलीन। ये ध्यान में रखेंगे। कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एसिडिक मीडियम क्या होंगे, वीक। इसी नाइट्रोबेंजीन को अगर हम, यही नाइट्रोबेंजीन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो यहां प्रोडक्ट मिलेगा NHOH। समझ में आ रहा है आपको, ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसी का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये पैरा का हाइड्रोजन NH के पास चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होके पैरा अमीनोफिनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, पैरा अमीनोफिनॉल। समझ में आ रहा है, पैरा अमीनोफिनॉल ये मिलेगा। दूसरा एक और रिएक्शन है, अगर इसको बोलते हैं जिनिन रिडक्शन, ZININ, जिनिन रिडक्शन। जिनिन रिडक्शन किसके लिए यूज होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस के लिए, सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस, जहां पे दो नाइट्रो ग्रुप होंगे। यहां पे मैंने मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। जब इनको अमोनियम सल्फाइड से रिएक्ट कराया जाएगा, किससे, अमोनियम सल्फाइड, NH4 ट्वाइस S, सल्फर की वैलेंसी 2, अमोनियम सल्फाइड। समझ में आ रहा है, इनके साथ रिएक्ट कराने पे दो NO2 में से एक NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। सेलेक्टिव बोला हुआ है, एक NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 में चला जाएगा और एक NO2 एज इट इज रहेगा। ये दो ऑक्सीजन 2 मोल H2O में निकल जाएंगे। अब यहां टोटल हाइड्रोजन 2 इधर एंड 4 इधर, 6 हाइड्रोजन यूज हुए। समझ में आ रहा है आपको, यहां पे अगर मैं ये 3 मोल ले लूं, समझ में आ रहा है, तो 6 NH4 होगा, 6 NH4 किस में चले जाएंगे, NH3 में। समझ में आ रहा है आपको, और ये S आपका ऐसे निकल जाएगा। कितने S मिलेंगे, 3 मोल। समझा आपको, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, एक बार ध्यान देंगे। जिनिन रिडक्शन क्या होता है, फॉर नाइट्रो ग्रुप सेलेक्टिव रिडक्शन है, दो नाइट्रो में से कोई एक, दोनों में से कोई एक रिड्यूस करा देंगे, तो सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस है, दो नाइट्रो में से कोई एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा बाय यूजिंग अमोनियम सल्फाइड, बाय यूजिंग अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड लेके हीट कर देंगे तो यहां पे मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये NO2 ग्रुप गया NH2 में, दो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, 2 मोल वाटर में, NO2 NH2 में गया, तो यहां 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने यूज हुए, 6। NH4 को NH3 में कन्वर्ट किया तो 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहां 6 मोल ले, 3 मोल, 3 इंटू 2 6, तो 6 NH4 क्या करेगा, 6 अमोनिया प्लस 6 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, तो ये 6 हाइड्रोजन, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे यूज हो गया, रिएक्शन क्या हो गया आपका, बैलेंस। यहां तक कोई डाउट है, तो ये जो प्रोसेस था ये नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के लिए था।
ये पूरे एग्जाम्पल हमने नाइट्रो के लिए लिया हुआ, समझ में आ रहा है? ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर्टिकुलर रिएजेंट के लिए है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस अगर वीक होगा तो एनेडीन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या मिलेगा? पैरा अमीनो फिनॉल मिलेगा। LiLH4 क्या दे देगा? अजो बेंजीन देगा। यहाँ पे ये सब रिएजेंट ध्यान में रखेंगे। जिंक NH4Cl NHOH देगा, जिंक NaOH है तो NHNH देगा, जिंक के साथ अल्कोहल और NaOH है तो क्या दे देगा? अजोबेंजीन देगा। इस सारे रिएक्शन हमें ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस hydrolysis from hydrolysis process, the hydrolysis method. आप अमाइन कैसे प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोलिसिस मेथड से? इन विच देयर आर टू मेथड, वन इज आइसोसाइनाइड एंड अदर वन इज साइनेट। समझ में आ रहा है? जब हम फर्स्ट अल्काइल आइसोसाइनाइड की बात करेंगे, from alkyl isocyanide, from alkyl isocyanide, इसका हाइड्रोलिसिस RN ट्रिपल बॉन्ड C होता है। समझ में आ रहा है आपको? एसिडिक मीडियम में जब 2 मोल वाटर यूज किया जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RN जो है ना वो RNH2 में जाएगा और ये जो C है वो फॉर्मिक एसिड में चला जाएगा। ये भी एक प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड है। समझ में आ रहा है? हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड? तो आइसोसाइनाइड ले सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं इजी वे में बात करूं और इजी तरीके से, 1 मोल वाटर ले लिया जाए, एक बॉन्ड तोड़ दें, यहां नाइट्रोजन प्लस होता है, कार्बन माइनस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये बॉन्ड यहां पे मैं क्या कर दूं, ये बॉन्ड तोड़ दूं, फिर से ये लोन पेयर हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर H प्लस को गेन कर लेगा, फिर से नाइट्रोजन प्लस, और ये RNH प्लस अभी भी रहेगा, डबल बॉन्ड COH बन जाएगा। 1 मोल वाटर और ले लिया जाए, क्या हो जाएगा? फिर से ये बॉन्ड एक टूट जाएगा, RNH यहाँ नाइट्रोजन प्लस COH OH, इस तरह से बना दूं मैं। ये नाइट्रोजन प्लस होता है, कार्बन माइनस। यहां पे जब मैं नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये बॉन्ड टूट के ये आपका RNH2 निकल जाएगा। बोलिए जरा, दूसरा क्या होगा? ये ऐसा निगेटिव है ना, समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस भी आ जाएगा, प्लस और माइनस न्यूट्रल कार्बिन बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज बन गया, H प्लस को निकाल दिया, न्यूट्रल हो गया। अब जो निगेटिव है और ये H प्लस है, क्या कर लेंगे? वहां पे ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैक कर लेंगे। एक OH एज इट इज है, एक OH का ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है जो यहाँ पे, तो ये पहले कैसे हुआ था ये ध्यान देंगे, ऑक्सीजन प्लस और ये कार्बन माइनस ना, तो जब ये H प्लस इधर आया तो माइनस और प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल, और H प्लस गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस होके न्यूट्रल। समझ में आ रहा है आपको? तो ये फॉर्मिक एसिड मिल गया। क्या मिला हमें? फॉर्मिक एसिड प्लस 1 डिग्री अमाइन। क्या मिला? 1 डिग्री अमाइन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो जब भी आप अल्काइल आइसोसाइनाइड लेंगे, क्या लेंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड, तो वहां पे 1 डिग्री अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड, 1 डिग्री अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर मैं मिथाइल आइसोसाइनाइड ले लूं, अब इसको 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं H प्लस के प्रेजेंस में, क्या मिलेगा? हमेशा ध्यान में आपको एक ही चीज रखना है कि ये NC ग्रुप किसमें जाएगा? NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? CH3NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, मिथाइल अमाइन मिल गया। अगर हमने यहां पे ये NC ले लिया, फिनाइल,
आइसोसाइनाइड, 2 मोल वाटर, क्या मिल जाएगा H प्लस के प्रेजेंस में? एनिलीन, और क्या मिलेगा? ये समझ में आ रहा है आपको? दूसरा हाइड्रोलिसिस का जो कंपाउंड है, फ्रॉम अल्काइल आइसोसाइनेट, ये पढ़ा हुआ है, याद है? याद कहाँ रहता है? कल का खाना याद नहीं होगा। जब 1 मोल वाटर लेंगे तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में वाटर ऐड हो जाएगा, RNH COH, समझ में आ रहा है आपको? ये बॉन्ड टूटा और ये डबल बॉन्ड O, इस तरह से मिला आपको। अब क्या करेंगे? ये बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, RNH माइनस, जैसे ही ये कार्बन प्लस होगा क्या हो जाएगा? लोन पेयर, डबल बॉन्ड CO2, और ये CO2 होगा तो H प्लस निकल जाएगा। तो NH माइनस और H प्लस कंबाइन होके क्या बना लेंगे? NH2। क्या मैं डायरेक्टली इसी स्टेप में लिख दूं? और क्या मिलेगा आपको? CO2। ये वाला रिएक्शन भी पड़ा हुआ है, कहां पे? कर्टियस में, राइट। और कहां पे? SBD में। सारे रिएक्शन का इंटरमीडिएट यही बना था, सभी रिएक्शन में इंटरमीडिएट यही बना था। इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। अगर मैंने CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ले लिया, वन ऑफ द वेरी फेमस कंपाउंड मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक के नाम पे फेमस होता है। हम गूगल पे मिक डालेंगे तो यही आएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल ट्रेजेडी गैस, राइट। इसको 1 मोल वाटर से हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या मिल जाएगा? मिथाइल अमाइन, आया ना? से बॉन्ड लाइन ले लें, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, 1 मोल वाटर, H प्लस के प्रेजेंस में आंसर आ जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2, तो 2 कार्बन के अमाइन, इसका नेम बता। ये आंसर आ जाएगा। क्या होगा नेम? रिएक्टेंट का नेम क्या होगा? फिनाइल आइसोसाइनेट, फिनाइल आइसोसाइनेट। इसलिए बोलता हूं ज्यादा मत उड़ा करो। ये सब आंसर आ जाएगा। ये आंसर लिख लीजिए जरा, ये सारे आंसर लिख लेंगे। अब इतना पढ़ाने के बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा? SBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी हमने कहां पे डिस्कस किया हुआ है? एसिड डेरिवेटिव में। कहां पे? एसिड डेरिवेटिव में। तो यहां पे बताने की जरूरत है वो सारे रिएक्शन कौन से? SBD, कर्टियस और स्किमिडिट और लॉसेन, ये चारों रिएक्शन वहां से यहां पे कॉपी कर सकते। 4 रिएक्शन पढ़ाए हुए एसिड डेरिवेटिव के, चारों जो है अमाइन के प्रिपरेशन के लिए, वो चारों मेथड आपके बुक में होने चाहिए। इतना लिख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाना चाहिए? हाँ नहीं, क्यों नहीं? सारे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है तो सेम तो है पॉइंट। यहां पे मिथाइल अमाइन जो होते हैं, मिथाइल अमाइन,
वो गैसियस होता है. मिथाइल अमाइन आर गैस विथ फिशी ऑर्डर. फिशी ऑर्डर समझ में आ रहा है. मिथाइल अमाइन जो है फिशी ऑर्डर स्मेल देता है और ये गैसेस होते हैं. अदर जो अमाइन है मतलब टिल 3 कार्बन, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, समझ में आ रहा है. दे आर लिक्विड. क्या होंगे वो? लिक्विड. एंड अदर हायर अमाइन आर सॉलिड इन नेचर. अदर हायर अमाइन आर सॉलिड इन नेचर. एनिलीन जो है, एरोमेटिक अमाइन जो है, वो कलरलेस लिक्विड होते हैं. क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड. बट एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीडाइज होके कलर प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होके कलर प्रोड्यूस करते हैं. तो ये ध्यान में रखेंगे. उनका प्योर नेचर जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड. बट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वहां पे वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कलर. ये ध्यान में रखेंगे. सो मिथाइल अमाइन आर गैस विथ फिशी ऑर्डर. अदर लोअर एलिफैटिक अमाइन आर लिक्विड इन नेचर एंड हायर अमाइन आर सॉलिड इन नेचर. ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. उसके बाद अगर हम बात करें सॉलिबिलिटी का, राइट, कलर भी हो गया, नेचर भी हो गया, बचा क्या? सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी ऑफ अमाइन की बात करें तो अमाइन आर सोल्यूबल इन अ वाटर. और क्यों सोल्यूबल होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सोल्यूबल इन वाटर but insoluble in organic solvent like ईथर. ईथर में अमाइन सोल्यूबल होगा क्या? नहीं, ईथर में अमाइन सोल्यूबल नहीं है. समझ में आ रहा है? सोल्यूबिलिटी ऑफ अमाइन, अमाइन सोल्यूबल इन वाटर, अमाइन soluble in water but insoluble in organic solvent like ether. Solubility of amine in a water क्या होगा? 1 degree amine are more soluble in water than 2 degree amine than 3 degree amine. वाटर में सोल्यूबल होने का रीजन क्या है? अगर मैं वाटर में सोल्यूबल रीजन बताऊं तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है. ये 2 हाइड्रोजन वाटर के O के साथ OH2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर ये OH2 H2, इस तरह से. समझ में आ रहा है? तो अमाइन क्यों सोल्यूबल होता है वाटर में? बिकॉज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अल्काइल ग्रुप का, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, solubility decreases. The reason is because the tendency of hydrogen bonding decreases. जैसे ही साइज ऑफ अल्काइल बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा तो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे? कम. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम. क्लियर एवरीवन? ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी की बात करें तो 1 डिग्री अमाइन आर मोर सोल्यूबल देन 2 डिग्री अमाइन देन 3 डिग्री अमाइन इन वाटर. ये किसकी बात हो रही है? सोल्यूबिलिटी इन वाटर, राइट. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा. किससे किससे? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. किससे ज्यादा होगा? हाइड्रोकार्बन. किससे ज्यादा होगा? हाइड्रोकार्बन. समझ में आ रहा है? अमाइन boiling point lower than aldehyde, ketone,
अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, but higher than hydrocarbon, higher than hydrocarbon. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन की अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री अमाइन बॉइलिंग पॉइंट हायर देन 2 डिग्री अमाइन देन 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन ब्रांचिंग, रीजन ब्रांचिंग, ये ध्यान में रखिए। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के। यहां तक कोई डाउट? अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज में अमाइन क्या होता है? बेस होता है। तो पहला रिएक्शन किसके साथ करना चाहिए? एसिड के साथ, रिएक्शन विथ एसिड। जब अमाइन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हमने यहां पे 1 डिग्री अमाइन ले लिया, इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बेस, अब यहां पे कौन सा वाला डेफिनेशन हम बात करेंगे? ब्रॉन्स्टेड बेस लोन पेयर H+ को देगा और ये H+ को गेन करनेगा। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? विच एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, जो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये इसका H+ ले रहा है तो क्या बन जाएगा? RNH3 प्लस Cl माइनस। समझ में आ रहा है? ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट बना हुआ है, इस सॉल्ट को अगर मैं अल्कली में डिसॉल्व करूं, अल्कली लाइक NaOH, अल्कली में डिसॉल्व करूं मैं, तो अल्कली में डिसॉल्व करने पे ये अपने पेरेंट अमाइन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अपने पेरेंट अमाइन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? जब इस सॉल्ट को NaOH से रिएक्ट कराया जाएगा, ये NaCl निकल जाएगा, राइट? यहां H+OH माइनस H2O में चला जाएगा और क्या मिलेगा? RNH2। तो एक बात है हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी कोई सॉल्ट रहेगा, बेस का सॉल्ट, उसको हम अल्कली में डिसॉल्व करेंगे तो अपने पेरेंट अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि खाली 1 डिग्री के लिए ये स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा। 2 डिग्री भी रहेगा तो क्या होगा? यहां 2 डिग्री, 3 डिग्री रहेगा तो 3 डिग्री। अगर मैं यहां पे RNH2 ले लूं और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दूं, अब सल्फ्यूरिक एसिड कितना H+ देगा? 2। ये कितना H लेगा? 1। इसका मोल कितना होगा? 2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RNH3 प्लस ट्वाइस SO4 -2, राइट? SO4 क्या होगा? -2। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और RNH3 ट्वाइस SO4, दोनों सेम ही है। 2 + 4 2 - 4 बाद में क्या हो जाएंगे? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा ना, ये सॉल्ट हो गया। अब इसी को अगर आप NaOH से रिएक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा? 2 मोल NaOH लगेगा, Na2SO4 निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। नहीं समझा? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर इसी अल्कली को सेम इसके जैसा, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? हमने क्या पढ़ा हुआ स्टेटमेंट कि जो भी सॉल्ट है उस सॉल्ट को अल्कली में डिसॉल्व करेंगे तो पेरेंट अमाइन हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब यहां पे 2 मोल NaOH अगर ले लिया जाए और इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो हमें क्या मिलेंगे? RNH2 प्लस Na2SO4 और क्या मिलेंगे? 2 मोल वाटर। कैसे? SO4 है, Na2SO4, 2 OH बचा है अभी भी, इसके 2 मोल है तो 2 H आ जाएंगे, H2O, और हमें क्या मिल गया? RNH2 कितना मोल?
तो ये समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई डाउट है? ये ध्यान में रखेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी अमाइन को आप रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो क्या बना लेगा? वो सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि अमाइन क्या है? एक बेस है। HCl क्या है? एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड। तो यहाँ पे कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है? एसिड बेस टाइप रिएक्शन। कौन से टाइप का? एसिड बेस टाइप रिएक्शन। और एसिड बेस कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। ये ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा पार्ट में यहां पे डिस्कस करूं, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। अमाइन का बेसिक नेचर। अब अगर हम यहां पे डिस्कस करें स्टूडेंट की अमाइन का बेसिक नेचर, तो सबसे पहले हम यहां पे डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन में हमें पता है पहला डेफिनेशन क्या है? अरहीनियस का। अरहीनियस ने क्या बोला था बेस के लिए? OH माइनस डोनर इन एक्वेस फेज। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक्वेस फेज में OH माइनस प्रोड्यूस करता है उसको बेस बोला जाएगा। A molecule which produces OH minus ion in a aqueous phase known as base according to Arrhenius. According to Arrhenius. यहां तक कोई कंफ्यूजन? दूसरा बेस का डेफिनेशन, ब्रॉन्स्टेड बेस। इन्होंने क्या बोला था? H प्लस एक्सेप्टर फ्रॉम एसिड। जब कोई मॉलिक्यूल एसिड से H प्लस लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? बेस। तो H प्लस एक्सेप्टर फ्रॉम एन एसिड आर नोन एज ब्रॉन्स्टेड बेस। ये ब्रॉन्स्टेड का डेफिनेशन था। तीसरा लुईस बेस। अब लुईस का बेस का थियरी क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर लुईस बेस। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसके बाद अगर हम कोई अमाइन की बात करें, एक्वेस फेज ले लिया यहां पे, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, रिवर्सिबल साइन। हमें क्या मिलेगा? RNH3 प्लस और OH माइनस। K of equilibrium is equal to concentration of product divided by concentration of reactant. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? RNH3 plus, as we know square bracket term indicate the concentration. स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? कॉन्सेंट्रेशन ना। अब यहां पे आ गया OH माइनस डिवाइड बाय RNH2 और यहां पे H2O। वाटर कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स सेम इन ओवरऑल रिएक्शन। पूरे रिएक्शन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो K ऑफ इक्विलिब्रियम इनटू वाटर विच इज इक्वल टू Kb, where Kb is a equilibrium constant for base, equilibrium constant for base, which is equal to क्या हो जाएगा? RNH3 plus OH माइनस डिवाइड बाय RNH2। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि ये Kb वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब ये डिसोसिएशन ज्यादा होगा। ये डिसोसिएशन ज्यादा हुआ। अब ये डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो OH क्या होगा? ज्यादा होगा। More is the dissociation, more is the OH minus ion, and more is the OH minus ion, more is the basic nature. One more thing, more is the OH minus ion, मतलब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? Kb वैल्यू हाई है। यस और नो? दोनों इक्वेशन को इंडिविजुअली पहले डिस्कस करेंगे, बाद में दोनों को कंबाइन करेंगे। Kb कब हाइयर होगा? जब ये डिसोसिएशन ज्यादा होगा। भैया ये आपका ये वाला पार्ट जो है ऊपर का पार्ट, ये हाइयर डिसोसिएशन होगा तो Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट? अब Kb बढ़ गया जब ये डिसोसिएशन बढ़ा, और ये डिसोसिएशन बढ़ा तो OH माइनस भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है।
वो बेसिक नेचर भी तो बता रहा है। अब यहाँ दोनों इक्वेशन को एक साथ हम क्या लिख सकते हैं, KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। KB किसको इंडिकेट करता है, बेसिक नेचर को। जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा KB वैल्यू, उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर। तो KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। एक इक्वेशन और है, pH निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस N। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, KB, तो H की जगह क्या ले लू मैं, PKB निगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। लॉग का साइन निगेटिव में है, क्या करेंगे, डिवाइड ना। सो PKB 1 अपॉन log टू द बेस 10 KB, ऐसा लिख सकते हैं। निगेटिव साइन अब पॉजिटिव हो गया। अब log को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा ऐसा। अब KB को हम क्या लिख सकते हैं, PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। कैसे आया जरा बताएंगे। ये KB और ये बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। KB की जगह हमने क्या लिख दिया, बेसिक नेचर, और इसको मैंने लॉग के टर्म को कांस्टेंट मान लिया। तो ये नया इक्वेशन। अब यहां से क्या आप डिराइव करेंगे कि PKB की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही कम बेसिक नेचर होगा। लोअर द वैल्यू ऑफ PKB, मोर इज अ बेसिक नेचर। हायर द वैल्यू ऑफ KB, मोर इज अ बेसिक नेचर। समझ में आ रहा है, KB की वैल्यू हायर, PKB की वैल्यू लोअर। ये समझ में आ रहा है। ये तो इन द टर्म्स ऑफ KB एंड PKB था। सेम डेफिनेशन फॉर एसिडिक, Ka एंड PK, K एंड PK सेम होगा। K ज्यादा एसिडिक नेचर ज्यादा, PK कम एसिडिक नेचर ज्यादा। अब यहां पे बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इन गैस फेज, इन गैस फेज, गैसियस फेज में अमाइन का बेसिक नेचर। गैसियस फेज में क्या होगा अमाइन का बेसिक, पढ़ा हुआ है ना हमने। और इसी में ये जो फेज है यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ही अप्लाई करेंगे, बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ याद आ रहा है हमें, आया ना। अब RNH2 लिया है, इधर RNHR, यहां पे RNRR। समझ में आ रहा है। यहीं पे अराइल अमाइन लेके भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अराइल अमाइन हमेशा एलिफैटिक अमाइन से कम ही होगा, उसका रीजन समझेंगे आगे। ये NH2 लोन पेयर है, R क्या है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहां दो साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है नाइट्रोजन का, यहां तीनों साइड से बढ़ रहे हैं। अब कौन सा नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और यू कैन से एट विच नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, 3 डिग्री। तो व्हाट इज द KB वैल्यू, 3 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन। 3 to 1, 3 to 1। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है, यहां पे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। नाउ अगर ये समझा स्टूडेंट, तो ये गैस फेज था, ध्यान में रखना। एक्वेस फेज के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक नेचर इन एक्वेस फेज। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। पहला कॉन्सेप्ट ये, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी फैक्टर। सॉल्युबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर क्या होता है, जो इजीली सोल्यूबल हो जाए, वाटर में इजीली सोल्यूबल होगा तो उसका वाटर का H+ ले लेगा और OH-। कौन इजीली सोल्यूबल होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ अमाइन क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन। ऑर्डर ऑफ अमाइन इज 1 2 3। अब दूसरा फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? बल्कि नेचर। क्राउड कहां पे ज्यादा दिख रहा है आपको? 3 डिग्री में। अब क्राउड ज्यादा है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जितना ज्यादा क्राउड उतना ज्यादा रिपल्सन, उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? 1 2 3। यहां पे भी बेसिक नेचर क्या होगा? 1 2 3। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। थर्ड वन क्या है? इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या पढ़ा है आपने? 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। समझ में आ रहा है? ये तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके कंक्लूजन क्या निकलता है? तीनों के डिस्कशन के बाद कंक्लूजन ये मिलता है। आपको और भी डिटेल पढ़ाया हुआ है मैंने। SS2 वाटर, वो वाला भी पॉइंट पढ़ा है, याद है? 1 डिग्री अमाइन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H+ आयन लेने के बाद तो वहां पे ज्यादा वाटर आएगा 1 डिग्री में, तो SS2 वाटर का क्राउड बढ़ेगा तो KB वैल्यू कम होगा। ये सब फैक्टर पढ़ाया हुआ है, यहां आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। तो ये तीनों के कंक्लूजन से क्या मिलेगा आपको? आफ्टर डिस्कशन ऑफ ऑल 3 इफेक्ट, द KB वैल्यू इन अ एक्वस फेज, KB वैल्यू इन अ एक्वस फेज क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन। 2 3 1, 2 3 1, 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। कब? इफ R नॉट इक्वल टू CH3, R मिथाइल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं एक मिथाइल हो गया बाकी नहीं है तो आप ये वाला ऑर्डर अप्लाई करेंगे, जब भी सभी नहीं रहेंगे। सभी मतलब 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। दूसरा केसेस KB इज इक्वल टू 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। 2 1 3 इफ R इक्वल टू CH3, R इक्वल टू R अगर मिथाइल होगा, R अगर मिथाइल होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 1 3। समझ में आ रहा है? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 1 3। दिख रहा है क्या ये लास्ट वाला पार्ट कैमरे में? समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखेंगे ना। ये दोनों ऑर्डर मिल गया। अब एग्जाम्पल में क्या ध्यान देना है? एक्वेस फेज बोला रहेगा तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। मिथाइल को छोड़ के कोई भी ग्रुप है हमेशा ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1। मिथाइल है वो भी मिथाइल कौन सा? 1 डिग्री और 3 डिग्री में रहना ही चाहिए। इसका लॉजिक बताया था आपको मैंने। लॉजिक क्या है? अगर मिथाइल अमाइन है और टर्सरी मिथाइल अमाइन है, ये दोनों एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे होगा क्या? इन दोनों के बीच में जो है अगर मैं इंडक्टिव वाला इफेक्ट अप्लाई करूं तो 3 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, राइट? और अगर मैं सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट अप्लाई करूं तो 1 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री। बट ये एग्जाम्पल ऐसा है जहां पे सॉल्युबिलिटी का फैक्टर देखा जाएगा। तो मिथाइल अमाइन इज मोर देन टर्सरी मिथाइल अमाइन। रीजन क्या होगा? सॉल्युबिलिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ये ध्यान में रखेंगे। बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी यहां पे ऑर्डर ऑफ अमाइन क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन इज मोर देन टर्सरी मिथाइल अमाइन। ये ध्यान में रखेंगे। अब अगर कोई दूसरा अमाइन आ जाए, जैसे यहां पे मैंने इथाइल अमाइन ले लिया और इधर भी ट्राई इथाइल अमाइन है। अब मिथाइल से इथाइल हुआ ना तो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ गया, तो यहां सॉल्युबिलिटी का फैक्टर हम नहीं देखेंगे। अब ऐसे केसेस में इंडक्टिव देखेंगे। तो दोनों में इंडक्टिव का डोमिनेटिंग कहां पे ज्यादा होगा? टर्सरी में। तो ऐसे केसेस में टर्सरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। अब यहां कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव। ये ध्यान में रखेंगे,
गेटिंग माई पॉइंट? एक्वेस फेज का यहाँ पे दोनों में डोमिनेटिंग की बात हो रही, कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है? क्लियर? एक एग्जांपल और है जो कंफ्यूज करने वाला होता है। इथाइल अमाइन है और आइसोप्रोपाइल अमाइन है, बोथ आर 1 डिग्री अमाइन। जब दोनों 1 डिग्री अमाइन होंगे तो जनरली हम क्या सोचते हैं, जिसका आई इफेक्ट ज्यादा उसका बेसिक नेचर ज्यादा। नो डाउट ये जो है राइट कॉन्सेप्ट है, बट यहां पे जो है ये वाला फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। यहां साइज जो है इथाइल का क्या है, कम, यहां साइज जो है ज्यादा। यहां देखेंगे सॉल्युबिलिटी इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? सॉल्युबिलिटी फैक्टर। सॉल्युबिलिटी इफेक्ट के अकॉर्डिंग इथाइल अमाइन आर मोर बेसिक देन आइसोप्रोपाइल अमाइन। इथाइल अमाइन आर मोर बेसिक देन आइसोप्रोपाइल अमाइन। व्हाई? बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? कई बार आपको पूछा जाता है कि विच अमाइन आर मोर बेसिक, एलिफैटिक या एरोमेटिक, हम वहां पे गलती करके आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार हम मिस्टेक करके आते हैं। मैं यहां पे एक RNH2 ले रहा हूं, एक अमोनिया ले रहा हूं और एक एरोमेटिक अमाइन ले रहा हूं। अब यहां पे किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? अगर मैं इस NH2 की बात करूं, यहां पे ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है। अमोनिया में कोई ना तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। यहां पे प्लस एम इफेक्ट से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में जा रहा है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, रिंग में जा रहा है। यहां नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, कैसे? प्लस आई फैक्टर की वजह से। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ अमाइन क्या होगा? RNH2, देन अमोनिया, देन एनिलीन। समझ में आ रहा है? जितने भी एरोमेटिक अमाइन है, पिरिडीन को छोड़ के अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है। पिरिडीन को छोड़ के, पिरिडीन से ज्यादा, पिरिडीन जो है अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है। पिरिडीन भी एरोमेटिक है बट पिरिडीन का बेसिक नेचर ज्यादा हो, ये ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज योर बेसिक नेचर। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ये ले रहा हूं मैं, अमोनिया है, मैं ऐसा ले रहा हूं, पिरिडीन ले लूं पहले, अमोनिया है और एनिलीन है, पायरॉल है। इनमें किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? सभी नाइट्रोजन के पास है, तो सबसे ज्यादा पिरिडीन, देन अमोनिया, देन एनिलीन, देन पायरॉल। बट रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। पिरिडीन ये नाइट्रोजन sp2 है, नाइट्रोजन sp3 है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। देन अमोनिया, यहां पे लोन पेयर एरोमेटिक ये रेजोनेंस में आ रहा है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में आ रहा है, तो यहां दोनों का ये वाला पॉइंट कॉमन है। बट पायरॉल में एक एडिशनल पॉइंट है, क्या? कि पायरॉल का इलेक्ट्रॉन अगर इस एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व ना हो तो पायरॉल एरोमेटिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एरोमेटाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है, तो नाइट्रोजन यहां का, पायरॉल का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर क्या कर रहा है, एरोमेटाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां ये कंपाउंड ऑलरेडी एरोमेटिक है बट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये रेजोनेंस प्लस और क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एरोमेटाइजेशन दोनों में, जिसकी वजह से ये लेस बेसिक और ये मोर बेसिक। ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Why aniline is more basic than pyrrole, ये ध्यान में रखना। Why pyridine is a more basic than aniline, ये भी ध्यान में रखना। pyridine एक ऐसा एरोमेटिक अमाइन है जो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है। क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, विच आर मोर बेसिक, जरा ध्यान देना, CH2NH2 और हम ऐसे NH2 ले लेंगे और यहां पे OCH3 प्लस M ग्रुप है। समझ में आ रहा है? चलो यही दो, और क्या ले सकता हूं मैं यहां पे कि NH2 है, CH3 ग्रुप है,
ऐसे करके 3 एग्जांपल दिया हुआ। इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा? हम किसको लिख के आते हैं? OCH3। आंसर रॉन्ग है, और ये बार बार आपके साथ हुआ है, फिर भी हम वही कर रहे हैं। ये एलिफैटिक अमाइन है, CH2NH2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कौन सा अमाइन है ये? और एलिफैटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, भले यहां प्लस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका लोन पेयर क्या रेजोनेंस में आ रहा है? नहीं, इसका आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये ज्यादा, फिर OCH3 देन CS। सो दिस इज योर बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। ये वाले एग्जांपल में कई बार गलती किए हो आप, समझ में आ रहा है? तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन बेसिकली मैंने जितने कॉमन पॉइंट थे वो बता दिए। एरोमेटिक अमाइन का बेसिक नेचर नहीं पढ़ा है, ऑर्थोमेटा पैरा वाला, वो भी चाहिए तो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? जस्ट गो थ्रू वंस।